तो चलिए दोस्तों, जय हिंद। और आप लोग का पहला वीडियो आ गया है टीचिंग वाला बोर्ड पर। आप लोग कमेंट कर रहे थे, सिर्फ शाम में जो है लाइव आते थे तो शाम में पीछे बोर्ड दिखाई देता था। 2-3 दिन से इस तरह हो रहा है, तो आप लोग कमेंट कर रहे थे सिर्फ मतलब बोर्ड दिखाने के लिए लाए थे, एक भी वीडियो नहीं आ रहा है। तो आज से जो है सबसे इम्पोर्टेंट सेशन जो लाए हैं पंचायती राज। इससे तो हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी में तो इससे धुआं धुआं क्वेश्चन आया था ना, A to Z आ गया था। अभी आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग के लिए बहुत सारा बुक भी खरीदा गया है। थोड़ा भोला जी भी बिजी है, तो आप लोग को पर डे 2 वीडियो आएगा, एक SST में आएगा और एक साइंस में आएगा, इस तरह टॉपिक बाय टॉपिक। पहले हम इसलिए लिख दिए सारा चीज, आप देख सकते हैं बहुत सारा आप लोग के लिए लेकर आए हैं, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और आपका नोट्स भी बनाने में सुविधा हो और फटाफट रिवीजन हो जाए एग्जाम के टाइम। नो बकवास, सीधा जो है रिवीजन करके परीक्षा हॉल में चला जाना है। देखिए बहुत सारा चीज आए हैं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा पंचायती राज में। इसमें हम बिहार वाला भी कुछ शामिल कर दिए हैं, ठीक है ना। तो बिहार वाला अगर बड़ा वीडियो होगा तो बिहार वाला नहीं बताएंगे, पहले सेंटर में जो ज्यादा पूछता है वो बता देंगे। बहुत सारा अभी है, देख लीजिए, ठीक है ना। सारा A to Z क्लियर हो जाएगा। आप लोग को पता है कि ग्रुप डी में इससे एकदम धुआं धुआं क्वेश्चन आया था, ये तो पूरा उटक पुटक के रख दिया था, पता ही होगा। तो बहुत सारा चीजें लिख दिए हैं कि टाइम कम लगे और समझा दें आप लोग को अच्छा से अच्छा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के लिए बहुत सारा बुक भी खरीदा गया है, पता ही आप लोग के। देख लीजिए सारा एकदम बुक को सब आ गया है। ये देखिए बिहार SSC का किरण का है, इससे पहले प्लेटफॉर्म का ही मारते थे, तो आप लोग भी रख सकते हैं। कल इसी से हुआ था, सेट हुआ था। फिर आज GD का हुआ, देख लिए, तो GD भी किरण से हुआ था। और बुक मतलब आप लोग जो है ये भी बुक खरीद के रख सकते हैं। अब भोला जी देखिए आप लोग को मैथ पढ़ाने के लिए जो है कितना मोटा मोटा बुक लेके चला है, तो आप लोग भी रख सकते हैं। भोला जी इसी को फॉलो करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे, बोलेंगे जो इसमें ना बनता पूछ लीजिए, ऐसे पूरा बता देंगे। देख लीजिए ये किसका है, रीजनिंग का है, मैथमेटिक्स का है। तो बहुत सारा बुक जो है खरीदा गया है, तो आप लोग भी बुक को रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें, बता दीजिए, फटाफट निकलते हैं A to Z समझते हुए। देखिए यहाँ पर हम लोग, कुछ हुआ क्या, देखिए हम यहाँ पर हम लोग स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन यानी गांव में, शहर में, छोटा लेवल पर लोगों को अपने हाथ में शासन प्रदान कर देना ही स्थानीय स्वशासन, यानी लोग अपना शासन खुद करें। अगर हम स्थानीय स्वशासन पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो पहले जानते हैं क्या प्राचीन काल में भी भारत में स्थानीय स्वशासन यानी गांव लेवल से कोई काम होता था कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में कहीं नली बनवाना है, कहीं नाला बनवाना है, किसी को टॉयलेट देना है, ठीक है ना, या किसी को इंदिरा आवास देना है, या किसी के घर में हर घर नल जल के तहत नल बैठवाना है, ठीक है, तो या मुख्यमंत्री आएगा आपसे पूछने, या प्रधानमंत्री आएगा पूछने। तो इसीलिए जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। सत्ता का केंद्रीकरण नहीं हो, यानी सेंट्रल में बैठ के फैसला नहीं लिया जाए, बल्कि सत्ता को विकेंद्रीकरण किया जाए और स्थानीय लेवल पर, गांव लेवल पर वहां से जो है लोगों के समस्या को जानकर उनका निदान किया जाए। इसके लिए व्यवस्था किया गया है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का व्यवस्था करवाया गया है। जो गांव क्षेत्र में उसको बोलते हैं, गांव लेवल पर पंचायती राज बोलते हैं, और शहरी क्षेत्र में बोलते हैं नगर पालिका। लेकिन सबसे पहले इसका कुछ इतिहास जान लेते हैं। आप लोग थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और आप लोग को कम टाइम में बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। और एक बार देख लेने के बाद इसको आप लोग को फिर दूसरा बार नहीं देखना मिलेगा, क्योंकि सारा कंटेंट डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि स्थानीय स्वशासन का शुरुआत भारत में इससे पहले भी कभी था कि नहीं। तो हम देखेंगे कि प्राचीन काल में, जब प्राचीन काल यानी प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो रहा था, तो प्राचीन इतिहास के अंतिम चरण में एक आया था, चोल वंश आया था। चोल वंश आया था और चोल वंश में स्थानीय स्वशासन का शुरुआत हुआ। बोलेगा बताओ कि 4 गो वंश दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में कौन स्थानीय स्वशासन का व्यवस्था किस वंश में था। चोल दे देगा, पल्लव दे देगा, राष्ट्रकूट दे देगा, तो क्या मानना है, तो मानना है चोल वंश। क्या है चोल में आप लोग पढ़े होंगे, राय प्रथम, राजेंद्र चोल पढ़े होंगे, और राय प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण करते हैं, राजेंद्र चोल तो उसको जीत कर पूरा मिला ही लेते हैं। और आधुनिक काल में पूछेगा बताओ, आधुनिक काल में जो है, या आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड लिपन। कौन हो जाएंगे, लॉर्ड लिपन हो जाएंगे। आप लोग को पता है कि लॉर्ड लिपन जो थे ये भारत के वायसराय थे, भारत के वायसराय थे, और इसका शासनकाल थे 1880 ईस्वी से 1884 ईस्वी। लेकिन लॉर्ड लिपन जो थे ये काफी अच्छा व्यक्ति थे, इसलिए यानी ये भारतीयों के हित के बारे में सोचते थे, इसलिए इनको एनी बेसेंट इनको कहे थे सज्जन लिपन। क्या बोले थे,
सज्जन लिपन बोले थे। और लॉर्ड लिपन के बारे में आप लोग को इतिहास में पढ़ा दिए हैं सामने। लॉर्ड लिपन के बारे में बताए थे कि लॉर्ड लिपन बहुत सारा काम किए थे। ये काम के क्या किए थे, तो लॉर्ड लिपन से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में नियमित जनगणना जो 1881 ईस्वी में शुरुआत हुआ है, वो लॉर्ड लिपन के समय में शुरुआत हुआ है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगवाए थे लॉर्ड लिपन, लेकिन उसको समाप्त करवाए थे कौन? लॉर्ड लिपन। और सिविल सेवा के आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था लॉर्ड लिपन, लेकिन उसको समाप्त किया था कौन? लॉर्ड लिपन। और इल्बर्ट विवाद भी पढ़ाए थे। इल्बर्ट विवाद भी आया था किसके समय? तो लॉर्ड लिपन के समय। और प्रथम फैक्ट्री एक्ट नियम भी आए थे लॉर्ड लिपन के समय। ये सब जो हिस्ट्री का बात है, ये सब आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। ये रहा लॉर्ड लिपन रहा, लेकिन थोड़ा बता दिए इसके बारे में। ये अच्छा व्यक्ति थे, अच्छा अंग्रेज व्यक्ति थे जो भारत के हित के बारे में सोचते थे। इसलिए इसको एनी बेसेंट कहे थे सज्जन लिपन, सज्जन लिपन। अब देखते हैं स्थानीय स्वशासन को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन को बोलते हैं पंचायती राज। क्या बोलते हैं? पंचायती राज। कंपेयर करके पढ़ेंगे, फटाफट याद हो जाएगा और एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और शहरी क्षेत्र में जो होता है स्थानीय स्वशासन होता है, वहाँ के स्थानीय लोगों को शासन सौंप देना हाथ में, वो कहलाता है नगर पालिका। क्या कहलाता है? नगर पालिका कहलाता है। अब थोड़ा फटाफट देखते हैं कि पंचायती राज का जो चर्चा पहले किया गया था वो आर्टिकल नंबर 40 में किया गया था। किसमें किया गया था? आर्टिकल नंबर 40 में इसकी चर्चा किया गया था। और आर्टिकल नंबर 40 किसके अंतर्गत आता है? तो DPSP अर्थात नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और हम लोग नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए, आप लोग को पता है। और महात्मा गांधी इसका सपोर्टर थे, यानी महात्मा गांधी को कहना था कि स्थानीय स्वशासन गांव में होना चाहिए। लेकिन भीमराव अंबेडकर जो थे इनका विरोधी थे। भीमराव अंबेडकर बोल रहे थे गांव में जो है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांव में जाति व्यवस्था कारण जो है जाति व्यवस्था कारण जो उच्च जाति के लोग हैं वो लोगों को दबा के रखेंगे और पावर लेके जो है अच्छा काम नहीं करने देंगे, लोगों को दबा के रखेंगे। इसलिए भीमराव अंबेडकर इनका सपोर्टर नहीं थे। इसलिए इसको आर्टिकल नंबर 40 में रखा गया है कि राज्य को अगर मन होगा लागू करने तो करेगा या तो नहीं भी करेगा। क्योंकि हम जानते हैं नीति निर्देशक तत्व आता है भाग 4 में आता है, 36 से 51 के अंतर्गत आता है। और ये राज्य के मर्जी पर निर्भर करता है, यानी यह एक ऐसा चेक है जो राज्य के मर्जी पर इसको मतलब बोल देते हैं, उसको भंजता है या चेक होता है, ठीक है ना। जो बोले थे केटी शाह, कौन बोले थे? केटी शाह। फटाफट ये दोनों में अंतर समझते हैं। पंचायती राज कौन भाग में आता है? तो भाग 9 में। और नगर पालिका कौन सा भाग में आता है? हम जानते हैं कुल 22 भाग है ना, तो भाग 9 के को में आता है नगर पालिका। लेकिन यही बोलेंगे 9 के खो बोलेंगे तब आएगा सहकारिता। 9 के खो बोलेंगे तो सहकारिता आएगा। जो 97वां संविधान 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा लागू किया गया था सहकारिता को। तो पंचायती राज हो गया भाग 9 और नगर पालिका हो गया भाग 9 के को और सहकारिता हो गया 9 के खो। अगर बोलेंगे ये कौन सा अनुसूची में आता है, हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूची ही था। तो ये कौन अनुसूची में आता है? तो पंचायती राज जो आता है अनुसूची नंबर 11 में आता है। वहीं बात करेंगे नगर पालिका तो अनुसूची नंबर 12 में आएगा। अगर बात करेंगे किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, पहले तो 40 में था DPSP में, अर्थात इसे कानूनी मान्यता नहीं मिला था कि प्रत्येक राज्य में लागू किया ही जाए। लेकिन बाद में जो है पता आप लोग को यहाँ पता है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको मान्यता मिला है। तो किस आर्टिकल में रखा गया है? तो यहाँ आर्टिकल लिखेंगे तो अनुच्छेद नंबर 243 किस में रखा गया है? तो पंचायती राज को रखा गया अनुच्छेद नंबर 243। और कहां से कहां तक 243? तो 243 ABCD आगे देखेंगे O तक है। कहां तक है? O तक है। वहीं नगर पालिका को देखेंगे तो नगर पालिका जो है आर्टिकल नंबर 243 में ही है, लेकिन O के बाद यानी P से Z और Z के बाद फिर ABCDEF करके G तक। कहां तक है? G तक है। फिर बात बोलेंगे कि पंचायती राज का जो गठन हुआ था वो किस विधेयक के तहत हुआ? तो विधेयक बोलेंगे तो 1992। और विधेयक पर जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर जब हो जाता है
तो वो बन जाता है अधिनियम। क्या बन जाता है? अधिनियम। तो अधिनियम बोलेगा तो होगा 1993, यानी विधेयक जो लाया गया था 1992 में, उस पर राष्ट्रपति का अंतिम रूप से सिग्नेचर हो गया था 1993 में। और कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो ये था 73वां संविधान संशोधन के तहत। तो पूछता है पंचायती राज का गठन हुआ था किस संविधान संशोधन के तहत? तो बोलेंगे 73वां संविधान संशोधन के तहत। अगर विधेयक बोलेगा तो 1992, अधिनियम बोलेगा तो 1993 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें बोलेंगे तो नगर पालिका का गठन, नगर पालिका का जो गठन हुआ था वो भी 1992 में, लेकिन विधेयक 1992 का था, लेकिन अधिनियम कब का था? तो 1993 का था। ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो पंचायती राज था 73वां, तो उसके बाद आया था ये वाला नगर पालिका, तो ये हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है नगर पालिका की स्थापना किया गया था। ठीक है ना, अधिनियम 1993 के अंतर्गत। फिर बोलेंगे पंचायती राज जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ और कब लागू हुआ था? तो पंचायती राज लागू हुआ था 2 अक्टूबर, ये 20 नहीं पढ़ना है, 2 को अलग करो। तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ। कहाँ पर हुआ? आप लोग को पता है, राजस्थान के नागौर जिला। कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था, लेकिन उस समय इसको कानूनी मान्यता नहीं मिला हुआ था, यानी राज्य का मर्जी पर इसे लागू किया जाता था। और राजस्थान के नागौर जिला में एक गांव है, बड़थौर गांव है, वहीं पर जो है ये लागू हुआ था। लेकिन अगर बात बोलेंगे नगर पालिका सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ, तो नगर पालिका लागू हुआ था नगर निगम। नगर पालिका को 3 भाग में बांटेंगे और उसमें सबसे उच्च वाला जो होगा, सबसे उच्च वाला होगा, उसको बोलेंगे नगर निगम। पंचायत को भी 3 भाग में बांटेंगे, वो आगे बताएंगे। तो नगर निगम जो लागू हुआ था वो हुआ था मद्रास, जिसको चेन्नई अभी बोलते हैं। 1687 ईस्वी में लागू हुआ था। अगर बात बोले कि पंचायत में वर्तमान समय में कितना विषय है, तो 29 विषय। कितना है? 29 विषय है। अगर बात बोले नगर पालिका में वर्तमान समय में कितना विषय है, तो होगा 18। कितना हो जाएगा? 18 विषय। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिएगा। देखिए, इसमें 2 और 9 को जोड़ेंगे तो होगा 11। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 2 और 9 11। तो 11वीं अनुसूची में देखो, ये कहाँ पर अनुसूची लिखे हैं, अनुसूची भी 11 है और अनुसूची 11 में 29 विषय है। तो 2 और 9 जोड़ने पर 11 भी हो जा रहा है। इसमें कितना? 18। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं, इसका देखते हैं कि इसका गठन का इतिहास क्या है, तो देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पंचायती राज के गठन हेतु समिति बनाए। बहुत सारा समिति बना है, और पहला समिति जो आया हुआ आया बलवंत राय मेहता समिति, फिर उसके बाद आया था अशोक मेहता समिति, फिर आए थे PVK राव समिति, फिर आए थे LM सिंधवी समिति, और फिर आए थे PK ठंगुर समिति आए थे। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोग का है, वो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? आप जानवे करते हैं बलवंत राय मेहता समिति, जो त्रिस्तरीय प्रणाली दिए थे, जो अधिकांश राज्य में त्रिस्तरीय प्रणाली ही चलते आ रहा है। अगर बात बोलेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1957 में हुआ। कब हुआ था? गठन 1957 में हुआ था। और ये अपना रिपोर्ट जो दिए थे 1959 में दिए थे, और इसका जो त्रिस्तरीय प्रणाली दिए थे, 3 स्तर पर जो है पंचायती राज को गांव में विभाजित किया जाए। वो 3 स्तर आगे देखेंगे कौन कौन है, वो आगे देखेंगे। ठीक है ना। लेकिन बोलेंगे अशोक मेहता जो है, इसका गठन कब हुआ, तो इस कमेटी का गठन हुआ था 1977 ईस्वी में इसका गठन हुआ। और इसमें ये 2 स्तरीय था। कौन स्तरीय था? 2 स्तरीय। और PVK राव समिति जो था, इसका गठन हुआ था 1985 में हुआ था, और ये 4 स्तरीय था। 4 स्तरीय था। अब यार कैसे करेंगे, देखिए बलवंत, यहाँ बलवंत में शब्द गिन लेना है। बलवंत में एक शब्द है, यानी एक वर्ड है, राय हो गया, मेहता हो गया, तो 3 वर्ड है। बलवंत राय मेहता 3 वर्ड है, तो त्रिस्तरीय। फिर देखिए यहाँ पर अशोक मेहता 2 वर्ड है नाम में इसका, तो 2 स्तरीय। फिर देखिए यहाँ पर PVK राव, तो 1 2 3 4 वर्ड है, तो ये हो गया 4 स्तरीय। याद हो गया होगा। ठीक है ना। फिर आता है एक इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो यहाँ लिखा हुआ है LM सिंधवी समिति। इसका गठन हुआ था 85 के बाद 86 में इसका गठन हुआ था। और यही जो है
यही जो बोले थे कि पंचायती राज जो है अभी जो डीपीएसपी में है अर्थात नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत है, ये इसको अभी कानूनी मान्यता नहीं मिला हुआ है। तो सबसे पहले इसे कानूनी मान्यता दिया जाए जिससे कि सभी राज्य को जो है बाध्य हो जाए इसको लागू करने के लिए, लागू करना ही होगा, कानूनी मान्यता मिल जाएगा। तो बताना है कि बोले कौन सा समिति है जो पंचायती राज को लागू करवाने के लिए अधिनियम पारित करने के बाद बोले थे, तो यानी संवैधानिक मान्यता देने के बाद बोले थे, तो LM सिंघवी समिति। और जानते हैं 73वां संविधान संशोधन हुआ था और 1993 के अधिनियम के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिल गया था। और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 74वां संविधान संशोधन 1993 के अधिनियम के द्वारा नगर पालिका को भी संवैधानिक मान्यता मिल गया था। और संवैधानिक मान्यता देने के लिए कौन बात रखे थे, तो वो रखे थे LM सिंघवी समिति। और फिर आता है PK थंगुन समिति, इसका स्थापना 1928 में हुआ। कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि बताना है आप लोग को कि निम्नलिखित में कौन पंचायती राज से संबंधित समिति नहीं है। ये सभी जो है पंचायती राज से संबंधित समिति है, इसमें जो नहीं रहेगा या कभी कभी रहता है इनमें सभी, तो इनमें सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो बलवंत राय मेहता जो है इसी के आधार पर त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया गया है और अधिकांश राज्य में त्रिस्तरीय प्रणाली है। इसलिए पूछेगा पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहा जाता है, तो पंचायती राज का शिल्पकार जो है बलवंत राय मेहता समिति को कहा जाता है, यानी आधार देने वाला। फिर देखेंगे बलवंत राय मेहता का जो त्रिस्तरीय प्रणाली है वो 3 भाग में बटा हुआ है। किस स्तर पर बटा हुआ है, देखिए यहाँ पर है ग्राम स्तर, तो ग्राम स्तर हो गया, एक ब्लॉक स्तर हो गया जो आप लोग प्रखंड भी बोल देते हैं या जहाँ का थाना होता है, ठीक है ना। और एक होता है जिला स्तर, क्या होता है, जिला स्तर हो गया, ठीक है। तो ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत बनाने की अवधारणा दिए थे कौन, बलवंत राय मेहता दिए थे। ब्लॉक स्तर पर कौन आया था, तो ब्लॉक स्तर पर बोला था ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाए, ये बलवंत राय मेहता का कहना था। और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए, इस प्रकार त्रिस्तरीय प्रणाली का गठन किया जाए, ये बलवंत राय मेहता कमेटी का सुझाव थे। अगर आप पूछता है कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, तो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे बोलते हैं मुखिया, क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसे बोलते हैं मुखिया, या उसी को प्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है। फिर कभी पूछता है कि पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है, तो पंचायत समिति का जो मुखिया होते हैं उसे बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख, क्या बोलते हैं उसे ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि पंचायत समिति जो है, जितना भी पंचायत समिति से जीत के आया है उसका जो हेड होगा उसे बोलेंगे ब्लॉक प्रमुख बोलेंगे। और जो जिला परिषद होता है, जिला परिषद का भी चुनाव होता होगा, जो गांव में वो जानते हैं, तो जिला परिषद का जो हेड होता है उसे बोलते हैं अध्यक्ष, क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं। यह सबका चुनाव होके आया है। लेकिन यहाँ पर एक ऑफिसर भी होता है, क्या होता है, एक ऑफिसर भी होता है ग्राम पंचायत का देख रेख के लिए, सारा वित्तीय व्यवस्था को देख के लिए यहाँ पर एक सरकारी ऑफिसर भी होता है जो एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, बीपीएससी वगैरह या हर स्टेट का PCS पास करके आते हैं। तो बोलेगा बताओ ग्राम पंचायत में जो ऑफिसर होता है उसे बोलते हैं VDO, या उसी को बोलते हैं ग्राम सेवक, यानी इसी को बोलते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये इसका चुनाव नहीं हुआ है, इसका चुनाव नहीं हुआ, बल्कि इसका एग्जाम के थ्रू ये क्वालिफाई होकर आते हैं। पंचायत समिति पर भी एक ऑफिसर होता है जो पंचायत में, जो अपना ब्लॉक में जो है सारा डेवलपमेंट का काम देखते हैं, उसे बोलते हैं BDO, जो PCS एग्जाम दे के आते हैं। और BDO का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जिला परिषद के जिला स्तर पर डेवलपमेंट के लिए एक ऑफिसर होते हैं जिसे बोलते हैं जिला पंचायत अधिकारी। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ये सब आप लोग समझ गए होंगे। फिर देख लेते हैं कि मुखिया जो है इसका उम्र कितना है। पंचायत समिति का उम्र मतलब समझ रहे हैं कितना साल जीवित रहेगा, ये नहीं, मतलब वो कितना आपका उम्र पुल जाएगा न्यूनतम, जिससे आप मुखिया के चुनाव लड़ सकते हैं, उस ब्लॉक प्रमुख का लड़ सकते हैं या अध्यक्ष का लड़ सकते हैं। यानी पंचायत में पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव लड़ सकते हैं कितना वर्ष का हो जाएंगे, तो सभी में 21 वर्ष, मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष, पंचायत समिति का चुनाव जीतने के लिए 21 वर्ष, जिला परिषद का चुनाव जीतने के लिए 21 वर्ष। और जब आप जीत जाइएगा
तो आप कितने वर्ष तक मुखिया के पद पर या जिला पंचायत समिति में जीते तो पंचायत समिति के पद पर बने रहेंगे, या जिला परिषद में जीते तो जिला परिषद के पद पर बने रहेंगे कितने वर्ष तक। तो आपका जब से कार्यकाल स्टार्ट हुआ है उससे 5 वर्ष, यानी इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। मुखिया का भी 5 वर्ष, पंचायत समिति का भी 5 वर्ष और जिला परिषद के अध्यक्ष का भी 5 वर्ष होता है। लेकिन कभी कभी मान लीजिए कि पंचायत समिति भंग हो गया और मुखिया को इस्तीफा देना पड़ा। मुखिया कैसे कभी इस्तीफा देते हैं तो गांव में उतना पता नहीं रहता है। मुखिया पर भी वो विश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जैसे प्रधानमंत्री पर आता है ना वो विश्वास प्रस्ताव, उसी प्रकार मुखिया पर भी वो विश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और ये वार्ड ला सकते हैं। और जब वो विश्वास प्रस्ताव आएगा तो उसका अध्यक्षता करेंगे जिला पंचायत अधिकारी, उनका अध्यक्षता करेंगे। और जब मुखिया का जो है पद चला जाएगा, उसका सरकार गिर जाएगा, तो उस समय 6 माह में चुनाव कराना जरूरी हो जाता है। 6 माह के अंदर चुनाव करवाना जरूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा पेज बचा हुआ है, लेकिन आप लोग को हम एक ही क्लास में सारा चीज, एक ही क्लास में आप लोग को ये सब नहीं मिलेगा जितना हम लिखे हैं, लेकिन एक ही क्लास में आप लोग को सारा चीज देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला जो है देखिए, पंचायती राज गठन करने का मेन उद्देश्य क्या था। तो जो मुख्य उद्देश्य था पंचायती राज गठन करने का वो था सामाजिक न्याय लाना, यानी समाज में कोई न तो उच्च है न तो कोई निम्न है, समाज में सब लोग इक्वल हो जाए, चाहे वो आरक्षण की व्यवस्था करके उससे ऊपर लाके इक्वल कर दे। तो समाज में सामाजिक न्याय लाने के बाद कहा गया था तो सामाजिक न्याय हो गया एवं आर्थिक विकास के लिए पंचायती राज का गठन किया गया था। अगर बोले इसका और उद्देश्य क्या था तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता को जो है तोड़ के यानी विकेंद्रीकरण करके उसे गांव लेवल से, स्थानीय लेवल से उसका डेवलपमेंट किया जाए। पता है कि पहले होता है केंद्र सरकार, क्या होता है पहले केंद्र होता है और केंद्र का सत्ता जो है फिर तोड़ के आता है राज्य में। कहाँ आता है? और राज्य से भी मुख्यमंत्री थोड़े आपके गाँव में देखने कि कहाँ टॉयलेट चाहिए, कहाँ पर क्या बोलता है इंदिरा आवास चाहिए या नल जल चाहिए, कहाँ नली बनवाना है, कहाँ सड़क बनाना है, कहाँ नाला बनवाना है, गली गली में थोड़े देखने आएगा। तो उससे नीचे भी किया गया है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण हो। सत्ता का केंद्रीकरण नहीं हो बल्कि उसका विकेंद्रीकरण हो। फिर देखते हैं इसका चुनाव कैसा होता है। इसका चुनाव जो होता है चाहे मुखिया का हो, पंचायत समिति का हो, सब प्रत्यक्ष होता है, यानी डायरेक्ट इसमें जाके वोट डालते हैं। सरपंच भी होता है। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है और सरपंच का भी चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष बोले तो हम लोग जाके वोट देंगे, जिसमें जनता खुद जाके वोट दे वो प्रत्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव तो ना होता है, उसमें तो MP वगैरह लोग मिल के प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है ना। तो आपका MP हो या MLA हो, ठीक है, सभी का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उप मुखिया का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। मुखिया तो हम लोग वोट देते हैं, लेकिन उप मुखिया का जो है हम लोग वोट नहीं देते हैं, बल्कि वार्ड लोग वोट दे के उसको जिताते हैं, तो अप्रत्यक्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करेंगे विषय, तो ये किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो ये है आपका राज्य सूची। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय। हम जानते हैं कि सूची मेन रूप से 3 है। एक है संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, एक है समवर्ती सूची जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन दोनों एक ही विषय पर कानून बना दिए तो केंद्र का कानून मान होगा। और एक होता है राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाते हैं। और एक सूची अलग है, एक्स्ट्रा है, अवशिष्ट सूची है, जिस पर भी कानून केंद्र सरकार ही बनाते हैं, वो सब आगे होगा। चलिए ये राज्य सूची का विषय है। अगर बोले आरक्षण तो याद रखिएगा, चाहे वो पंचायती राज हो या नगर पालिका हो, उसमें महिला को जो आरक्षण दिया गया है वो कितना है? तो 1/3 यानी 33% आरक्षण दिया गया है। लेकिन पूछेगा बताओ कि वह भारत का वह कौन सा राज्य है जो महिला को आधा बोले तो 50%, कितना 50% आरक्षण प्रदान कर दिया। कितना कर दिया है? 50% आरक्षण प्रदान कर दिया, तो वो बिहार है। यानी बिहार वो पहला राज्य बने हैं जो महिला को 50% आरक्षण प्रदान कर दिए थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बोलेगा SC ST को आरक्षण कितना % है?
जो SC/ST का आरक्षण परसेंट के हिसाब से नहीं है, बल्कि उनका जो आरक्षण है वो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर है। जितना जनसंख्या रहेंगे उसके अनुपात पर उनको आरक्षण मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर बोले इसका निर्वाचन कौन करवाते हैं, तो इसका निर्वाचन करवाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्र निर्वाचन आयोग नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग जो है इनका निर्वाचन कराते हैं, यानी चुनाव करवाते हैं। और केंद्र वाला जो निर्वाचन आयोग होते हैं वो चुनाव किसका करवाएंगे, तो प्रधानमंत्री यानी MP का, ठीक है ना। MP लोग मिलकर ही प्रधानमंत्री अपना नेता चुनते हैं। तो MP हो गया, MLA हो गया जिसमें मुख्यमंत्री बोल सकते हैं, MLC हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ये सभी का चुनाव कराते हैं केंद्र निर्वाचन आयोग। लेकिन मुखिया हो गया, नगरपालिका हो गया, पंचायती राज हो गया, नगरपालिका हो गया, इसका चुनाव कराते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। अगर बात करें कि निर्णय कौन लेता है कि चुनाव करवाना है पंचायती राज का या नगरपालिका का, इसका निर्णय कौन लेते हैं, इसका निर्णय लेते हैं राज्य सरकार। कौन लेते हैं, राज्य सरकार लेते हैं। अगर बात करें कि पंचायत को भी तो पैसा चाहिए ना, पंचायत में पैसा आएगा तो ना पंचायत का डेवलपमेंट होगा, नाला बनेगा, नली बनेगा, रोड बनेगा, किसी को इंदिरा आवास मिलेगा, किसी को जो है शौचालय मिलेगा। तो ये सभी कैसे मिलेगा, तो उसके लिए चाहिए वित्तीय, क्या चाहिए, वित्तीय यानी पैसा चाहिए। तो पंचायतों को वित्तीय सहायता के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। कैसा गठन किया गया है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, जो प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। और इसका जो प्रधान होता है वो होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं होता है, राज्यपाल होता है, इसका प्रधान होता है। राज्य वित्त आयोग का जो प्रधान होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, जो केंद्र के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ है बिहार का पंचायती राज अधिनियम 2006 वाला। ये आपका बिहार का एक स्पेशल वीडियो हम अलग से बनवा देंगे। ये हम लोग चल रहे हैं जो पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए जो एग्जाम होता है, सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम होता है, उसमें अक्सर जो क्वेश्चन आता है वो लोग चल रहे हैं। बिहार वाला हम अलग से बना देंगे। अभी और है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो अगर हम कभी कभी पूछ देता है कि ग्राम पंचायत का सदस्य, ठीक है ना, ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है, ठीक है, वो किसको अपना इस्तीफा, त्यागपत्र यानी इस्तीफा दे सकते हैं। ग्राम पंचायत का सदस्य बोले तो जो वार्ड वगैरह होते हैं वो किसको अपना त्यागपत्र देंगे, सिंपल बात है, मुखिया को देंगे। और अगर उसका बीच में फिर मन किया वो झूठो हम त्यागपत्र दे दिए हैं, ठीक है ना, तो वो 7 दिन के अंदर चाहेगा तो त्यागपत्र को फिर वापस ले सकता है, क्योंकि 7 दिन के बाद वो प्रभावी हो जाएगा। 7 दिन के अंदर चाहिएगा कि हमको कुछ गलती कर दी है, हमको त्यागपत्र नहीं देना चाहिए, तो आराम से आप वापस ले सकते हैं। 7 दिन के बाद प्रभावी हो जाएगा सभी का, जितना है सभी का, ठीक है ना। कभी कभी पूछता है कि मुखिया हो गया, उप मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, उप सरपंच हो गया, अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो आप लोग समझते हैं कि सरपंच दे देता है उप सरपंच को, उप सरपंच सरपंच को, लेकिन ऐसा ना होता है, जिला पंचायत पदाधिकारी को देते हैं, ठीक है ना। और पंच देता है किसको, तो सरपंच को अपना त्यागपत्र देते हैं। और जिला पंचायत पदाधिकारी बता दिए आप लोग को कि जो जिला परिषद होता है उसमें एक ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर लेवल का ऑफिसर होते हैं, ठीक है ना, तो वो होता है जिला पंचायत पदाधिकारी होते हैं। अगर बोलेंगे जिला परिषद का अध्यक्ष जो है इस्तीफा किसे देते हैं, तो जिला दंडाधिकारी को देते हैं। अगर बोलेगा जिला परिषद का उपाध्यक्ष किसे देते हैं, तो उपाध्यक्ष दे देंगे अध्यक्ष को त्यागपत्र, ठीक है। और यहाँ पर कभी कभी बिहार में पूछ लेता है, ये बिहार के लिए थोड़ा लिख दिए थे, उप मुखिया का चुनाव में क्या होता है, तो उप मुखिया में होता है क्या, पहली बैठक में जब ग्राम सभा का, पंचायत सभा का जो पहली बैठक हो रहा है उसमें ही उप मुखिया को चुनना होता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भाग कौन लेता है, तो भाग लेता है ग्राम पंचायत के सदस्य, और साथ में मुखिया भी भाग लेते हैं, और मुखिया भी चुनाव में वोट डालते हैं। लेकिन अगर मान लो बराबर हो गया है तो उसमें फिर लॉटरी सिस्टम होता है। बिहार में लॉटरी सिस्टम होता है, अदर स्टेट में क्या है नहीं पता है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ लॉटरी सिस्टम होता है, नहीं कि मुखिया जो है निर्णायक वोट देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं आप लोग को। तो देखिए ये वाला ग्रुप डी में जानते हैं कि इससे धुआं क्वेश्चन आया था, बहुत सारा क्वेश्चन आया था, और बहुत सारा क्वेश्चन इससे आया था, लेकिन इसका हम आप लोग को ट्रिक लेकर आ गए हैं। एक बार आप देख लीजिए, ट्रिक जो है चुटकी में याद हो जाएगा। जब क्वेश्चन आप लोग का आएगा तो दिमाग में बोलेगा ओ ये तो पढ़े थे, ठीक है, याद हो जाएगा। इसका ट्रिक भी लेकर आ गए हैं, और चलिए तो इसका देख लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं। तो पंचायती राज जानते हैं आर्टिकल नंबर 243 में ए से ओ के अंतर्गत आता है। अगर बोले तो ए में क्या है, तो सबसे पहले परिभाषा मिलेगा। देखो ए से ले दिया असेंबली, क्या ले दिया, असेंबली यानी सभा, यानी ए में है 243 के ए में है ग्राम सभा, या बोलेंगे परिभाषा है, पंचायती राज का कैसे होना चाहिए इसका परिभाषा है।
अगर बोले 243 के बी में क्या है, तो बी फॉर बिल्ड। बी फॉर क्या होता है, बिल्ड होता है। और बिल्ड मतलब क्या होता है, गठन करना, निर्माण करना, गठन करना या निर्माण करना। यानी पंचायतों का गठन जो है वो आर्टिकल नंबर 243 के बी में है। 243 के सी में पहुंचेगा तो सी मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या था, संरचना। क्या होता है, संरचना। फटाफट चुटकी में याद हो जाएगा, ठीक है ना। और कभी भी दिमाग में आपका आ जाएगा, पूछेगा तो कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना। तो पंचायतों का जो संरचना है वो 243 के सी में है। 243 के डी में क्या है, तो डी से याद रखिए दबे लोग। क्या है, दबे लोग। डी से क्या रखना है, दबे लोग। दबे लोग कौन होता है, तो समाज में दबे लोग होता है, एससी हो गया, एसटी हो गया, महिला हो गया, ये लोग दबे लोग है। तो दबे लोग है जिस पर लोग मतलब बोलते हैं, तो गांव समाज में इस पर जो है लोग दबाव बना के चलता है, तो उसको आरक्षण देंगे। क्या देंगे, तो एससी हो गया, एसटी, महिला, ये सभी को आरक्षण की व्यवस्था करवाया गया है 243 के डी में। फिर बोलेंगे 243 के ई में क्या है, तो ई से याद रखिए ईयर। क्या रखिए, ईयर। हिंदी में लिखे हैं ईयर। ईयर मतलब क्या होता है, तो ईयर मतलब होता है वर्ष। वर्ष यानी कार्यकाल। क्या होगा, कार्यकाल। तो पंचायतों का कार्यकाल पूछना तो हो जाएगा 5 वर्ष होता है, ठीक है ना। तो यह है 243 के ई में। अगर बोलेंगे 243 के एफ में क्या है, तो एफ मतलब बोल दो फैल हो गया। क्या हो गया, एफ मतलब फैल हो गया। फैल हो गया यानी फैल कब होगा, जब उसे योग्य नहीं रहेगा, यानी अयोग्यता के बारे में। अयोग्यता के बारे में चर्चा है किसमें, अयोग्यता के बारे में चर्चा है 243 के एफ में है। जी में क्या है, तो जी से याद रखिए जी फॉर जीनियस। जी फॉर जीनियस। और जीनियस यानी तुम्हारे पास जीनियस है, तुम्हारे अंदर, यानी तुम्हारे पास शक्ति है, ठीक है। तुम जीनियस यानी तुम्हारे पास शक्ति है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो जी मतलब जीनियस, यानी पंचायतों का शक्ति यानी पावर क्या क्या होता है, ये 243 के जी में है। अगर बोलेगा कि 243 के एच में क्या है, तो एच मतलब हाई टैक्स। क्या रखिए, एच मतलब हाई टैक्स, यानी पंचायतों को कर यानी टैक्स लगाने का जो अधिकार है वो 243 के एच में है। फिर आई में क्या है, आई मतलब इनकम। आई मतलब इनकम, यानी इनकम कौन देता है, पंचायतों को पैसा कौन देता है, पंचायतों को फंड कौन देता है, वित्त आयोग। वित्त आयोग देते हैं और राज्य वित्त आयोग देते हैं, जिसका प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। इसका जाएगा वित्त आयोग। आई आई क्या आई, तो पैसा आई। पैसा कहाँ से आई, तो वित्त आयोग से आई। चलो जे फॉर जांच। जे फॉर जांच, तो जे में क्या है, तो यहाँ पर पंचायतों के लोगों के समीक्षा करेगा, जांच किया जाएगा आर्टिकल नंबर 243 के जे के तहत। फिर देखेंगे के, तो के को लिखेंगे कल। क्या लिखेंगे, कल। कल से हो गया यहाँ ईएल। आई मतलब क्या हुआ, इलेक्शन। ईएल मतलब क्या हुआ, इलेक्शन यानी निर्वाचन। तो यहाँ पर निर्वाचन कैसे होगा, पंचायती के सदस्य को, पंचायत का जो सदस्य होता है, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो या वार्ड वगैरह हो, इसका निर्वाचन कैसे होगा, ये कितना में है, तो 243 के में। एल मतलब होता है लागू होना। एल मतलब लागू होना, ट्रिक बना है। तो क्या लागू होना, यानी संघ एवं राज्य में लागू होना। यानी पंचायती राज जो है कहाँ कहाँ लागू होगा, तो संघ में भी लागू होगा, ठीक है। संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ संघ का डायरेक्ट कंट्रोल रहता है, और राज्य में भी लागू होगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसा है जहाँ पंचायती राज अभी भी लागू नहीं है, वो कभी कभी पूछ देता है। तो उसमें याद रखिएगा आप लोग, मेघालय हो गया। क्या हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया। क्या हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया। क्या हो गया, नागालैंड। ये 3 राज्य में पंचायती राज अभी लागू नहीं है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर अधिकतर जो है एससी एसटी लोग रहते हैं, जिसको अनुसूचित 6 के अंतर्गत विशेष प्रावधान दिया गया है। और केंद्र शासित प्रदेश में एक है दिल्ली। क्या है, दिल्ली, जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछेगा एम मतलब क्या होगा, 243 के एम में क्या है, तो एम मतलब मना करना। एम मतलब मना करना, यानी कुछ क्षेत्र में जो है लागू नहीं होना। चलो यहाँ पर लिखिए दिए हैं, देखो वही लिखे हैं, लिखा हुआ था। तो कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होगा, तो कहाँ लागू नहीं है, नागालैंड में लागू नहीं है, मेघालय में लागू नहीं है, मिजोरम में लागू नहीं है, और दिल्ली में लागू नहीं है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। चलो अगला, एन मतलब निरंतर। एन मतलब देखिए यहाँ पर, एन मतलब निरंतर, निरंतर बने रखना, ठीक है ना। यानी विशेष परिस्थितियों में कार्यकाल बढ़ाना, या अगर ऐसा कोई विशेष परिस्थिति हो गया, जब चुनाव 5 वर्ष पूर्व गया है लेकिन चुनाव मतलब नहीं कराया जा सकता है, तो उस स्थिति में आर्टिकल नंबर 243 के एन के तहत कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया जाएगा, निरंतर बनाने के लिए। अगला है 243 का ओ मतलब ऑब्जेक्शन। बोलता है मेरा इस बात पर ऑब्जेक्शन है।
तो ऑब्जेक्शन यानी निर्वाचन संबंधी में न्यायपालिका का वर्जित होना, यानी यहाँ न्यायपालिका जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो वो मतलब ऑब्जेक्शन करता है, क्या करता है, न्यायपालिका को रोकता है। ये आप लोग को याद हो गया होगा, काफी अच्छा है, इसको रटना भी ना है, सिर्फ ये याद रखिएगा तो फटाफट आप लोग को याद हो जाएगा, परीक्षा में जरूर दिमाग में एक बार आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और है देख लेते हैं। देखिए नगर पालिका तो बता चुके हैं, नगर पालिका जो है यह आर्टिकल नंबर 243 के पी से लेके जेड जी तक है, बता चुके हैं। 73वां संविधान संशोधन के तहत 74वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में इसको गठन किया गया था, और 73वां पंचायती राज था। अनुसूची बता चुके हैं, इसका अनुसूची जो है, अनुसूची कितना है, तो अनुसूची नंबर इसका 12 से बता चुके हैं। और नगर पालिका बता चुके हैं ये कहाँ होता है, शहरी क्षेत्र के लिए होता है। ये बताया था आप लोग को कि इसको भी 3 भाग में बांटे हैं। एक को बोलते हैं जो छोटा, जो गांव से शहर की ओर, यानी वैसा गांव जो शहर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, शहर बनने की संभावना दिखाया जा रहा है, वहां पर होगा क्या, तो वहां पर बोलते हैं उसको नगर पंचायत। यानी गांव से जो शहर की ओर शिफ्ट होने जा रहा है उसे बोलते हैं नगर पंचायत। लेकिन अगर मान लो छोटा नगर है, यह नगर की ओर जा रहा है, गाँव में है लेकिन धीरे धीरे नगर इस बनने की तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन जहाँ छोटा छोटा नगर है, ठीक है ना, जैसे छोटा छोटा नगर है, आप लोग के गांव में होगा, जिला उला जो होता है, छोटा छोटा जो नगर है, ठीक है, उसमें जो होता है नगर परिषद, क्या होता है, नगर परिषद होता है। आप लोग अपना गांव में देखते होंगे, छोटा छोटा शहर होगा, जो जिला होगा, वहां पर आप लोग नगर निगम नहीं सुनते होंगे। नगर निगम बड़ा बड़ा शहर में होता है, पटना में नगर निगम है, मुंबई में नगर निगम है, दिल्ली में नगर निगम है, तो सब नगर निगम होता है, भागलपुर नगर निगम, ठीक है, बड़ा बड़ा शहर में होता है नगर निगम, ठीक है, कोलकाता में नगर निगम। लेकिन तो ये है बड़ा नगर, क्या है, तो बड़ा नगर में होता है नगर निगम होता है, यानी इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। अगर बात करें कि नगर पंचायत का प्रधान कौन होता है, यानी इसमें जो जीत के आता है वो होता है चेयरमैन। कौन होता है, चेयरमैन बोलते हैं। और नगर परिषद में जो प्रधान होता है, जो जीत के आता है, उसको बोलते हैं अध्यक्ष। क्या बोलते हैं, अध्यक्ष। और नगर निगम का जो हेड होता है, यानी जो प्रधान होता है, उसे बोलते हैं मेयर। क्या बोलते हैं, पटना नगर निगम आप लोग नाम सुनते हो, जो बिहार का है, ठीक है ना। और आप लोग को पता है कि नगर निगम को ही सबसे प्रथम नगर निगम लागू हुआ था, मद्रास में हुआ था, और ये 1687 ईस्वी में हुआ था, ये भी बता चुके आगे। तो आप लोग को जितना तो सारा बता दिए हैं। एक वीडियो और लेके आएंगे, तो बिहार के लिए स्पेशल लेके आएंगे, जो बिहार एसएससी में जो पूछ देता है क्वेश्चन डायरेक्ट, उससे बहुत क्वेश्चन रहता है, 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट, तो वो लेके आएंगे। बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। हमको लगता है कि एक ही वीडियो में आप लोग को जितना भी पॉइंट हुआ होगा उससे एक्स्ट्रा बता दिए होंगे। एक वीडियो आप लोग को पंचायत के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। तो इसको रिविजन भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप बताइए दी आप लोग को बहुत सारा बुक खरीद लिया है कि किरण पब्लिकेशन का, आप लोग भी रख सकते हैं उसके सामने, ठीक है ना। ऐसे तो डालते ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।